Hello, students. Java is a professional language. So, we are going to start with this language. And why do we need to study the Java language? पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जावा क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आज के समय में जो डेवलपमेंट है वो जावा लैंग्वेज पे बहुत हो रहा है। सो एंड बहुत सारे सिलेबस में भी जावा लैंग्वेज है, जैसे बीसीए, एमसीए, बीटेक। तो डेफिनेटली इतने सारे सिलेबस में कवर होने का मतलब यही है कि जावा बहुत डिमांड में है। एंड जावा का यूज मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो जावा क्यों यूज हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको पहले समझते हैं। एंड जावा क्यों बना। डेफिनेटली हम लोग के पास इसके पहले सी सी प्लस प्लस जैसा लैंग्वेज है, अ, जिससे कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। बट व्हाई डू वी नीड जावा? तो यहाँ जावा आने का मेन मकसद यही है कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के होते हुए भी हमको जावा इसलिए बनाना पड़ा, क्योंकि अ, जो सी है वो बेसिकली ज़्यादातर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिस जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, कि एक जगह हम कहीं भी सॉफ्टवेयर को बनाएं और उस सॉफ्टवेयर को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म इन द सेंस की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो बेसिक स्ट्रक्चर हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसके ऊपर हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है। तो अगर हम सी में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डेफिनेटली सारा सॉफ्टवेयर सी का लिखा हुआ हर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट रन नहीं करा सकते। हमको हर एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट, चूंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे कंपाइलर बार बार कंपाइल करके और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मुझे उस लेवल पे सेटिंग करना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज की जरूरत थी जो कि किसी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे डेवलप हो और किसी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे उसको लगाने पे वो चल जाए, मतलब उसको इंस्टॉल करें और वो चलने लगे, या फिर हम लोग डेवलप करें तो वो आसानी से सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो जावा है ये डेवलप हुआ 1991 में, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट ऐसा समझ में आया कि मेरे पास बहुत सारा डिवाइसेस है जिस पे कि हम क्योंकि हार्डवेयर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है मार्केट में, आज के समय में तो और भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हार्डवेयर चेंज होने लगा है। तो क्यों ना ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए कि ये हार्डवेयर चेंज हो लेकिन मेरा सेम सॉफ्टवेयर डिफरेंट हार्डवेयर पे रन हो जाए। तो 1991 में सन मैक्रो सिस्टम नाम की कंपनी ने जावा को फर्स्ट डेवलप किया। तो इसका पहले जो नाम था वो ओक था बेसिकली, लेकिन ओक चूंकि पहले से किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा था तो इसको वो नाम नहीं मिला। तो इसका नाम जावा रखकर रिलीज किया गया, जो कि बेसिकली एक गैजेट के लिए बनाया हुआ लैंग्वेज था। गैजेट कहने का मतलब छोटे-छोटे जो गैजेट पहले आते थे, या अभी भी बहुत सारा जो हम लोग हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, गैजेट्स यूज़ करते हैं, उसमें जावा प्रोग्राम ही बेसिकली इंस्टॉल्ड होता है। तो गैजेट पे ये ज़्यादातर मेरा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर था, लेकिन इसका यूटिलिटी बहुत अच्छा समझ में आने के कारण हम लोग इसको कंप्यूटर पे भी लेके आ गए। मतलब सन माइक्रो सिस्टम ने इसको कंप्यूटर के लिए भी बना दिया और उसके बाद से ये कंप्यूटर पे भी यूज़ होने लगा। तो बेसिकली दिस इज़ द हिस्ट्री जहाँ से जावा इवॉल्व हुआ। एंड चूँकि जावा जब से इन्वॉल्व हुआ है, तो वर्ज़न बहुत सारे वर्ज़न्स आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ज़न 1 दैट इज़ 1.1 से लेकर अभी 2.1 वर्ज़न तक मार्केट में रिलीज़्ड है। तो जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है, उस पे हम लोग जनरली काम करते हैं। तो ये हम लोग किसी भी वर्ज़न पे काम कर सकते हैं फ्रॉम 1.9। 1.9 से आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, तो 1.9, 2.0 या 2.1 वर्ज़न पे हम लोग इज़िली काम कर सकते हैं। बेसिकली जावा एक फ्रीवेयर है, तो आप अभी चूँकि ये जावा जो है ये ओरेकल ओरेकल कंपनी इसको रिलीज़ करती है। पहले ये सन माइक्रो सिस्टम के पास था, अभी ये ओरेकल के पास है। तो ओरेकल कंपनी सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करती है, तो ये फ्रीवेयर है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो ओरेकल के वेबसाइट पे जाके।
तो बेसिकली जब जावा जो कोर जावा है, जावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, नो डाउट। जावा पे हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और वेब सर्विसेज भी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली कोर जावा से स्टार्ट होता है जावा। एंड जावा जब हम लोग बेसिक या कोर जावा जब हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं बेसिक कंसेप्ट, तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर है दैट इज जेडीके। तो ये जेडीके का वर्जन है जो मैंने अभी आपको बताया, 1.1, 1.2, 1.3, दीज आर द वर्जन ऑफ जेडीके। तो जेडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसका नाम रखा गया है जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके का ही आपको वर्जन्स मिलते हैं। एंड जो भी वर्जन्स लेटेस्ट है वो बेसिकली उसमें बहुत सारे इनरिच फीचर्स मिलते चले जाते हैं। तो जब भी नया वर्जन रिलीज होता है मेजर चेंजेस के साथ रिलीज करते हैं। एंड जो वर्जन रिलीज होता है उसके माइनर चेंजेस भी मार्केट में आते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आपको बहुत सारे वर्जन्स में रिलीज होते रहते हैं। तो जिस भी वर्जन को आप इंस्टॉल करोगे, बेसिकली जेडीके एक कंप्लीट किट है जिसमें आपका कुछ कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि आप जब जेडीके इंस्टॉल करोगे तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करता है। एक कंपोनेंट है जिसका नाम है जेवीएम, बिकॉज ऑफ कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसको कुछ स्पेशल तरीके से बनाया गया है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जेवीएम। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन ये एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड कर देता है, जिससे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सपोर्ट करता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है, जेवीएम इंस्टॉल्ड होता है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे जावा प्रोग्राम का ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं होकर जेवीएम के साथ होता है। तो जेवीएम विल टेक केयर ऑफ ऑल द जावा प्रोग्राम। दैट इज व्हाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये सपोर्ट कर पाता है, और फुल्ली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सपोर्ट करता है। आप विंडोज अभी बेसिकली जो ओएस मार्केट में है, जो कि विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा को इंस्टॉल करके और उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो। जबकि बहुत सारा प्रोग्राम जो है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है, और बहुत सारा प्रोग्राम सिर्फ लाइनेक्स या यूनिक्स को सपोर्ट करता है। बट जावा है ये तीनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जावा एक जेवीएम कंपोनेंट देता है, जेडीके के अंदर है ये। और ये वर्चुअल मशीन इस तरह से बनाता है जिसपे कि सारा जावा के प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, लाइक दैट। देन सेकेंड कंपोनेंट जो इसका है वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको कि जेआरई बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज जेवीएम, सेकेंड कंपोनेंट इज जेआरई, जो कि आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने के लिए, सपोज माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट पे सिर्फ एग्जीक्यूशन चाहिए, तो जेआरई कंपोनेंट को आप इंस्टॉल करके, अलग से जेआरई भी रिलीज होते हैं, तो जेआरई कंपोनेंट को आप इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हो। एंड तीसरा कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो आपको नए सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करेगा। तो जावा का जो एपीआई है ये बहुत लार्ज कलेक्शन है। आपके आपको बना बनाया बहुत सारे क्लासेस फंक्शंस मिल जाएंगे, जिसको आप यूज करके फर्दर न्यू डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो ये हमको 3 कंपोनेंट इंस्टॉल कर देता है। जेवीएम दैट वर्क्स एज ए वर्चुअल मशीन, जेआरई दैट इज द रन टाइम कंपोनेंट, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट इज एपीआई, दैट इज लाइब्रेरी। तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हर एक लैंग्वेज के साथ आता है, इसके साथ कुछ नया नहीं है। बट इसका जो लाइब्रेरी है बहुत इनरिच लाइब्रेरी है और बहुत लार्ज लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आपको ये सारे कंपोनेंट्स आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। तो जब जावा इंस्टॉल्ड हो गया, तो देखते हैं कि जावा बेसिकली जैसा मैंने बताया कि किस तरह से ये जावा आपका काम करता है। तो देखिए, एंड यूजर दैट इज कि जो यूजर है आपके प्रोग्राम का, आप एज ए प्रोग्रामर यहाँ प्रोग्राम लिख रहे हो, ये आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन आपका जेवीएम पे जा रहा है,
विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि एपीआई यूज हो रहा है तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का सपोर्ट लेते हुए ये जेवीएम आपके प्रोग्राम को कंपाइल भी करता है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कैसे कंपाइलेशन, क्या कंपाइलेशन स्टेज है जावा का, तो जावा में कैसे कंपाइल हो रहा है एंड फिर कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड डेफिनेटली इसको सपोर्ट करता है JREN एपीआई। तो जेवीएम का पूरा इन्वायरमेंट किसके ऊपर इंस्टॉल्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो कोई भी ओएस है, लाइक आपका लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, या फिर विंडोज प्लेटफॉर्म हो गया, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका जेवीएम इंटरेक्ट करता है, ना कि डायरेक्ट प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है। जबकि बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, लाइक सी, तो सी का कंपाइलर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, जबकि यहाँ पे ये नहीं है। एंड डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये है पूरा जावा का इंटरेक्शन सिनारियो जिसके थ्रू जावा काम करता है। नाउ अब चूंकि ये आप समझ चुके होंगे कि जावा का पूरा कैसे स्टैक रखा हुआ है और किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब आते हैं इसके कंपाइलेशन इन्वायरमेंट पे कि कैसे ये कंपाइल करता है, और कंपाइल होने के बाद क्या क्या यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो कैसे काम करता है, सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद क्या बनता है। तो जब भी आप सोर्स कोड लिखते हो, सोर्स कोड मतलब जावा का प्रोग्राम लिखोगे, तो डेफिनेटली जावा का प्रोग्राम आपको कंपाइल करना पड़ेगा। एंड कंपाइल करने के साथ साथ इसका 2 फेजेस में इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं। तो फर्स्ट फेजेस में क्या होता है कि आपने जो भी सोर्स कोड लिखा, वो सोर्स कोड बेसिकली जावा कंपाइलर, जिसको कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते हो, कंपाइल करने का कोशिश करोगे, तो जावा सी नाम का इसका कंपाइलर है, जो कि एक कमांड के रूप में मिला हुआ है। तो इस कमांड को यूज करके हम लोग सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। तो जब सोर्स कोड कंपाइल होता है तो ये क्या बनता है? बाइट कोड। तो बाइट कोड बेसिकली क्या है? हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दैट इज कि अभी ये मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अभी फुल्ली एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। जबकि सी में अगर सी के साथ कंपेयर करते हो या सी प्लस प्लस के साथ इसको कंपेयर करते हो, तो ये क्या है? सी अगर सोर्स कोड, सी में सोर्स कोड लिखा आपने, जब कंपाइल करोगे तो वो क्या बनाएगा? डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, और वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करता है। जबकि यहाँ पे जावा का जो इन्वायरमेंट है, ये ऐसा नहीं करता है। जावा का जो कंपाइलेशन पेज है, ये क्या करता है? आपका जो भी सोर्स कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। तो आप ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सपोर्ट है, ये आपका जेवीएम प्लस बाइट कोड, ये दोनों मिलाकर एक ऐसा कंसेप्ट बनाया गया जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बाइट कोड जो बना, ये फर्स्ट फेज कंपाइलर यानी फर्स्ट फेज का ये पार्ट है। अब ये जो बाइट कोड बनाएगा, ये बेसिकली एक क्लास फाइल बना देता है आपको बाइट कोड के रूप में। देन आप इसको रन टाइम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो जब रन टाइम इंस्ट्रक्शन आप दोगे, तो यहाँ पे आपका आगे का सेकेंड फेज का एग्जीक्यूशन, जिसकी रन टाइम फेज भी बोलते हैं इसको, आगे का फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बाइट कोड को रन करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो बेसिकली कोड लोडर यहाँ पे आता है, बाइट कोड लोडर आता है। इसको क्लास लोडर भी बोलते हैं। एक एडिशनल कंपोनेंट है जो आपको इस डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, बट दैट इज अ कंपोनेंट ऑल्सो, जो कि जावा में इस फेज पे लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले बाइट कोड क्या होता है? मेमोरी में लोड होता है क्लास लोडर के थ्रू। एंड मेमोरी में लोड होने के बाद इसका जो दूसरा कंपाइलर है, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इसको JIT कंपाइलर बोलते हैं। तो अगेन दैट बाइट कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय द हेल्प ऑफ JIT। तो JIT क्या करता है? आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तब जाकर ये आपका मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। एंड देन ये क्या होता है? इंटरप्रेट होता है उस मशीन पे, एंड देन आपको आउटपुट दिखता है। दैट इज वाई कि हम लोग जावा को आज के समय में, इस लैंग्वेज को इस तरह से भी जानते हैं कि जावा सपोर्ट करता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को सपोर्ट करता है।
जबकि सी सिर्फ कंपाइलर सपोर्ट करता है, कंपाइल हो गया उसके बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, जबकि यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जो बाइट कोड है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट फेज कंपाइलेशन के ड्यूरिंग जनरेट होता है, एंड देन जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एंड देन मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो जावा इंटरप्रेटर है वो उसका आउटपुट जनरेट करता है, एंड फाइनली आप उसका आउटपुट देख पाते हो स्क्रीन पे, चाहे वो वेब पे हो, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो सर्विसेज पे हो, जहां पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने उसका आउटपुट देखना है तो देख सकते हो। तो दिस इज हाउ द कंपाइलेशन ऑफ जावा वर्क्स। तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ जावा वर्क्स। तो जावा कैसे काम करता है, ये पूरा आपका बेसिक यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे जावा काम कर रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि पूरा ये जावा का कंपाइलेशन फेज है, जो बेसिकली आप अगर किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर बीसीए और एमसीए आप इंटरव्यू में जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चंस भी रहते हैं कि व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, how we can say Java is platform independent. So the answer of Java platform independent is कि due to the JVM support, Java makes a virtual environment to execute its program. This is the first part. And second, the bytecode. Bytecode also support for Java platform independent. Because of कि ये एक ऐसा intermediate language है जो कि आप किसी भी एक मशीन पे, आप किसी भी हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशंस पे आप कंपाइल कर लो और फिर उस बाइट कोड को किसी दूसरे मशीन पे ले जाओ। उस बाइट कोड को आप दूसरे मशीन पे कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सिंपली उसको रन टाइम इंस्ट्रक्शन दोगे जो कि जावा कमांड से दिया जाता है अगर कंसोल पे काम करोगे तो। अगर किसी आईडी पे काम करोगे तो वहाँ कमांड अलग से देने की जरूरत नहीं होती है, बट कमांड यू मस्ट नो द कमांड। तो जावा कमांड जब देते हैं तब ये सेकेंड रन टाइम फेज काम करता है। तो ये दोनों ही जो कंसेप्ट है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो डेफिनेटली जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इस तरीके से है, और इसका ये पूरा कंपाइलेशन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया गया है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है और कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली जावा का जो फाइल बनता है डॉट जावा नाम के एक्सटेंशन से बनता है। फाइल का नाम आप जो भी क्लास का नाम होता है बेसिकली उसको रखते हैं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एंड जो बाइट कोड बनता है उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास होता है। तो जो सोर्स फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट जावा है, एंड बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन डॉट क्लास है। Then we will comes to the feature of Java. What are the features that is supported by Java? And in the other word, we can say the buzzword of Java. Because buzzword यहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो डेवलपर हैं, जो बेसिकली पैट्रिक नॉर्टन एंड जेम्स गॉसलिंग सर हैं, जो कि जावा को डेवलप किए हैं, तो उसका ये बज़वर्ड लिखते हैं। जो इनका ऑफिशियल बुक मिलेगा आपको, जो कि जावा के लिए रिलीज करते हैं, उसमें आपको बज़वर्ड कीवर्ड मिलेगा। तो मेन फीचर्स आप बज़वर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो व्हाट आर द बेसिकली फीचर्स ऑफ जावा? जावा इज इजी टू लर्न। व्हाई इट इज इजी टू लर्न? बिकॉज इसका जो सिंटेक्स बनाया हुआ है, ये सिंटेक्स आपका बहुत ही नियर बाय सी लिखा हुआ है, या सी प्लस प्लस आप बोल सकते हो। अगर सी लैंग्वेज आपने पढ़ लिया तो जावा पढ़ने में बहुत ज्यादा सिंटेक्स नया कुछ नहीं मिलेगा। सेम तरीके से आपको सेमीकोलन लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है एंड ऑल द सिंटेक्स लिखना है, तो नया सिर्फ कंसेप्ट मिलेगा, कोड करने का तरीका सेम मिलेगा। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ इजी टू लर्न। आसानी से हम जावा लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देन डेफिनेटली अभी हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट समझा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसको कि हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पोर्टेबल, या बोल सकते हैं आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। तो इसका दूसरा वर्ड एक एक फ्रेज के रूप में दिया हुआ है, राइट वंस रन एनीवेयर। तो ये किसी एक जगह पे कोड लिखते हैं और उसको कहीं भी
रन कराने वाला कंसेप्ट में ये काम करता है। दैट इज वाई इसको ये फ्रेज मिला है, राइट वंस रन एनीवेयर। जबकि सी वाले लैंग्वेज के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हमको मशीन टू मशीन थोड़ा बहुत प्रोग्राम को चेंज करना पड़ सकता है, या फिर एग्जीक्यूशन मेथड में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखिए और किसी भी मशीन पे रन कराइए जहाँ पे जावा सपोर्ट करता है, जहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड है। तो ये दूसरा फीचर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि इसका बेहतरीन फीचर है, एंड डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है, जहाँ पे हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ पूरा खेलते हैं, मतलब पूरा प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट ओप्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। एंड बेसिकली बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि ये 100% ओप्स फीचर्स को सपोर्ट करता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये 100% नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ इसका पॉइंट है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वहां पे ये ट्रेडिशनल मोड में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। सो ये 100% तो नहीं बोल सकते, बट बेसिकली बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ रहता है कि ये 100% ओप्स को सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एंड ओप्स फीचर्स के साथ यहाँ पे आप काम कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि जावा में 100% सपोर्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सो वी विल एक्सप्लोर दैट। नेक्स्ट, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट डिफरेंट इन्वायरमेंट जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो इसका जो सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्वायरमेंट है वो है वेब इन्वायरमेंट, एंड आज के समय में मोबाइल भी है। जो भी आप मोबाइल एंड्रॉइड का मोबाइल देख रहे हो, उसमें पूरा का पूरा जावा ही इंस्टॉल्ड रहता है। तो जावा का मोबाइल वर्जन आपका एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल्ड है, जिसपे कि पूरा मोबाइल चल रहा है। तो डेफिनेटली नॉट ओनली वेब, मोबाइल पे भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। तो जो वेब प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ये काम करता है, इसको बोलते हैं J2EE। बेसिकली वेब पे इसको एडवांस जावा में सीखना होता है, जिसमें कि वेब टेक्नोलॉजीज आते हैं जो कि J2E के रूप में जाने जाते हैं। तो जावा टू इंटरप्राइज एडिशन बेसिकली बोलते हैं, जिसमें कि आपको जावा, JSP, सर्वलेट, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट है। एंड साथ में यहाँ पे डेफिनेटली वेब प्लेटफॉर्म पे ही एप्लेट का सपोर्ट मिला है। तो एप्लेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ रन करता है वेब प्लेटफॉर्म पे। तो वेब प्लेटफॉर्म पे आप देखते होगे बहुत सारा बैंकिंग एप्लीकेशन जो है, वो जावा JRE इंस्टॉल्ड होने पे ही काम करता है। तो आप बैंक में अगर लॉगिन स्क्रीन देखते होगे, तो उसका लॉगिन स्क्रीन के साथ आपको मिलता होगा कि आप पहले JRE इंस्टॉल करिए, तभी आप लॉगिन स्क्रीन आप अच्छे से देख पाएंगे या अच्छे से काम करेगा। तो जावा में बेसिकली एप्लेट सपोर्ट है, और ये एप्लेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के साथ आपके ब्राउजर पे रन कर सकता है। तो दैट इज वाई कि बैंकिंग एप्लीकेशंस में एप्लेट पे ही लॉगिन एग्जीक्यूट करवाया जाता है। बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट सपोर्ट ऑफ दिस जावा इज कि ये एक नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जहाँ पे हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग करने का मतलब है कि आप सर्वर क्लाइंट लेवल पे सॉफ्टवेयर्स को तैयार कर सकते हो। आप एक सर्वर बना सकते हो, और उस सर्वर पे फिर उस सर्वर के साथ मल्टीपल क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे सॉकेट प्रोग्रामिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप सॉकेट को ओपन कर सकते हो, फिर सॉकेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग। दैट इज द वेरी एडवांस सपोर्ट फॉर जावा, जो कि आपको डेफिनेटली जब क्लाइंट सर्वर या नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पे एक ही सर्वर पे मल्टीपल यूजर कनेक्ट होंगे, तो उस सर्वर को मल्टी थ्रेडेड बनाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन प्रोसेस आप लिखोगे जावा में, जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड होना ही चाहिए, तभी जाकर आपका जो प्रोसेस है वो सही तरीके से काम करेगा। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट है वो डेफिनेटली रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड सपोर्ट भी है। तो मल्टी थ्रेडेड इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द जावा। देन इट इज हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज। बेसिकली ये सिक्योरिटी आपको जावा भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड साथ में जिस ओएस पे ये काम कर सकता है,
उस ओएस का भी सिक्योरिटी काउंट होता है यहाँ पे। क्योंकि जावा आपका यूनिक्स पे भी इंस्टॉल्ड हो सकता है, लाइनक्स पे भी इंस्टॉल्ड हो सकता है। तो लाइनक्स एंड यूनिक्स इन्वायरमेंट इज कंपेयरिंग टू विंडोज इट्स मोर सिक्योर। एंड डेफिनेटली जावा इन्वायरमेंट पे वायरस इफेक्ट जो है ना, वो बहुत कम होता है। बहुत कम क्या, ना के बराबर होता है। जावा इन्वायरमेंट पे वायरस इफेक्ट बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली जावा सिक्योर इन्वायरमेंट को आपको देता है, जहाँ पे आप इस स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर बना सकते हो। देन नेक्स्ट फीचर इज रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेटली जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रोबोस्ट सॉफ्टवेयर आपको बनाने में हेल्प करता है। तो जावा में आप रोबोस्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट भी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, जो कि आप अच्छे तरीके से एरर को आसानी से हैंडल कर पाओ, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रोबोस्ट सॉफ्टवेयर बन पाए। तो डेफिनेटली आपको एक रोबोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जावा मिला हुआ है, तो इसको यूज करें। देन जावा डेफिनेटली मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कर सकता है। तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर इसका बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है, ताकि आपका मेमोरी मैनेजमेंट इफिशिएंट हो इन द इनिशियल लेवल। दैट इज कि अगर कोर जावा में हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या छोटा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जावा विल टेक केयर ऑफ योर मेमोरी मैनेजमेंट। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द लार्ज सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आपको मे बी गार्बेज कलेक्शन अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा और खुद से गार्बेज कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी मेमोरी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि आपको जावा दिया है। एंड डेफिनेटली जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, दिस आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखेंगे और केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए कोड लिखेंगे। एंड जावा इज टाइप सेफ लैंग्वेज। टाइप सेफ लैंग्वेज इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो पॉइंटर जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाता है। अगर हम सी में काम करते हैं, तो सी में चूंकि पॉइंटर है, तो सी के सॉफ्टवेयर को पॉइंटर से हम बहुत इधर से उधर तोड़फोड़ मचा सकते हैं। बट अगर हम जावा में काम कर रहे हैं जो कि पॉइंटर सपोर्ट नहीं देता है आपको, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बोल सकते हो ये टाइप सेफ लैंग्वेज है। तो जहाँ पे पॉइंटर सपोर्ट नहीं होता है वो टाइप सेफ लैंग्वेज होते हैं, एंड जहाँ पे पॉइंटर सपोर्ट होता है वो टाइप सेफ लैंग्वेज नहीं कहलाते। एंड डेफिनेटली कंपाइलेशन एंड इसका रन टाइम एग्जीक्यूशन स्टेज जो है, वो बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, एआई की तरीके से काम करता है। आज के समय में बहुत ज़्यादा इसका एआई इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि जावा पढ़ने के दौरान आपको याद रखना होता है, और ये फीचर्स आपको जावा में मिलते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्लास, जिसमें कि आपने समझा कि जावा क्यों पढ़ना है और जावा का कंसेप्ट क्यों क्लियर रखना है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में जावा को ट्रीट कर सकते हो, और इसको सीखकर आप प्रोफेशनल कैरियर्स इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर टुडे। आप अगर चैनल देख रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।